नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ ट्रेडिंग स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, आपको पता है इस क्लास में अपन कुल कितने प्रश्न करने वाले हैं? तो 55 प्रश्न करने वाले हैं और 55 प्रश्न तो करेंगे जो करेंगे। उसके अलावा इतनी सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, शायद आप लोग जो है सुन करके भी मजा आ जाएगा आप लोगों को। इतनी शानदार ये क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी, एक नंबर की क्लास होगी। तो आप चाहते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग अच्छे से पढ़ो, वो भी फ्री की क्लास में। मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, मैं फ्री पढ़ा रहा हूं आपको। शाम को 7 बजे डेली आप क्लास लो। आप जो है हमारी ऑनलाइन जो फ्री क्लास है ना, इनसे भी सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात, हमारी 4th क्लास की दोस्तों एक टेस्ट सीरीज भी है जो मात्र 149 रुपये में मिल रही है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है भाई तो ले लेना, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, एक नंबर की टेस्ट सीरीज है ना। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है वो वीडियो के अंत तक बने रहना। पहले मेरा मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ, कभी कोई दिक्कत आए तो टेस्ट सीरीज लेने में इनमें 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे संपर्क कर लेना। देखो ज़्यादा समय आपका मैं बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। देखो पहले पढ़ाई करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज के बारे में अंत में जान लेंगे बढ़िया प्यार से बैठ करके। थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, डिटेल थोड़ी ज़्यादा है आज, है ना। मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा धैर्य बनाए रखे, माइंड को आज एकदम टकाटक रखे मेरी तरफ। ठीक है मित्रों, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। कौन सा स्थान है? जैसलमेर। आपको पता होगा यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निम्न वायुदाब का केंद्र जैसलमेर को बनता है। इसको दोस्तों जिसके कारण ही पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का प्रमुख कारण भी है। ठीक है ना, जो वर्षा नहीं होती ना उसका कारण भी यही है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का अवरोही क्रम। यानी कि आपको बताना है अवरोही मतलब घटता क्रम, बड़े से छोटे जिले की तरफ। अरे आपको सीधा सीधा दिख रहा है भाई साहब, जैसलमेर तो सबसे बड़ा है। जैसलमेर सबसे बड़ा है तो आपको पता है पहला आगे आना चाहिए बढ़ते से छोटे क्रम में। सीधा आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बता दो आप। तो केवल जैसलमेर का पता है आप लोग सबसे बड़ा जिला है, उसी से आप इस प्रश्न का आंसर लगा सकते थे। अगला प्रश्न, 1800 ईस्वी के किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया था? तो सबसे पहले जो राजपुताना नाम का शब्द का उपयोग किया था वो किसने किया था आप बताओ? तो आपको पता है कर्नल टोड ने नहीं किया था, ये किया था जॉर्ज थॉमसन ने। याद रखना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। उसके अलावा आपसे पूछ ले कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इस भाई साहब ने किया था। किसने? कर्नल टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने किया था राजस्थान शब्द का प्रयोग, और राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमसन ने। दोनों बातों को अच्छे से याद रखना। राजपुताना आए तो थॉमसन, राजस्थान आए तो टोड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इनमें से कौन सी है दोस्तों जो अरावली है जो श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी है? बताओ इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? जवाब हो जाएगा गुरु सीकर। गुरु सीकर दोस्तों इनमें से सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची नहीं बल्कि राजस्थान की सबसे ऊंची। कितनी ऊंचाई इसकी? 1722 मीटर। या इसी की एक और ऊंचाई है क्योंकि झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर, तो उसकी ऊंचाई भी जोड़ देते हैं तो 1727 मीटर। तो ये है इसकी ऊंचाई। इसके बाद दूसरी ऊंचाई वाली चोटी आती है शेर। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर, याद रख लेना आप लोग। इसके बाद आती है तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तीनों की तीनों सिरोही में है, दिलवाड़ा। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। रख लोगे याद? ये याद रख लेना भाई। उसके अलावा चौथे नंबर की आती है जरगा, जो कि उदयपुर में पड़ती है, 1430 मीटर है। फिर आती है अचलगढ़ सिरोही में, जो कि उसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। फिर आती है कुंभलगढ़ राजसमंद में, इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर, याद रखना ये भी।
उसके अलावा फिर आपकी आती है सीकर में एक चोटी जिसका नाम है रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर है। फिर है ऋषिकेश चोटी जो कि सिरोही में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 1070 मीटर है। 1070 या फिर 1017, 1017 है भाई, है ना। एक कमलनाथ जो पहाड़ी है वो है चोटी है उदयपुर में, इसकी ऊंचाई है 1001। फिर एक और पड़ती है सज्जनगढ़, ये है उदयपुर में 938 मीटर। फिर एक है खो चोटी है जयपुर में पड़ती है जो 920 मीटर है। एक और है सायरा जो कि 900 मीटर है उदयपुर में है। तो ये आप लोग याद रख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आती है, ठीक है ना, रख लोगे याद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में भूल जाओ। आज बता रहा हूँ, बार बार मैं नहीं बताऊंगा आगे वाली क्लासों में। तो आज की क्लास को अच्छे से देख लेना, अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर कर दो यार, है ना। देखो आजकल मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हो। यदि आप ऐसे कंजूसी करोगे देखो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना। थोड़ा लाइक कमेंट और शेयर तो कर दिया करो यार। बड़ी बड़ी कोचिंग वालों की तरफ देखते रहोगे तो उनमें 10 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, फिर बोलते रहना कि सर कोई ना, हमने तो बड़ी बड़ी कोचिंगों से पढ़ा था, फिर कुछ नहीं होगा। मेरे से मत बोलना भाई, है ना। मैं करवा रहा हूँ अभी बहुत शानदार प्रश्न। बहुत सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे, कोई गांव के खेतों में बैठा हुआ है, कोई पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। तो अभी मौज मस्ती का टाइम नहीं, अभी पढ़ लो, 4 महीने की बात है। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किसमें दिया जाता है? आपको बताना है कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जवाब हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण में। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्र में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है भरतपुर में। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भरतपुर में। तो जलोढ़ मृदा मुख्यतः भरतपुर में पाई जाती है, ठीक है मित्रों, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचार भंडार मिले हैं? तो राजस्थान में तांबे के भंडार, अरे आप सबको पता है तांबे के त्योहार खेतड़ी में है। कहाँ पे? खेतड़ी झुंझुनू में सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा आपको याद होगा खो दरीबा में भी है, खो दरीबा पड़ता है अलवर, यहाँ भी तांबा मिलता है। पुरबनेड़ा भीलवाड़ा में भी, बिदासर चूरू में, मीरा का नांगल क्षेत्र सीकर, बनने वालों की डाणी सीकर, गोलिया सिरोही और हनोतिया अजमेर, ये 8 जगह जो तांबे की मुख्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? तो आरक्षित वन्य क्षेत्र कहाँ है? तो उदयपुर और चित्तौड़ वगैरह में, इनमें है। अगला प्रश्न, इनमें से जोड़ा जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे इस प्रश्न का, जल्दी से एक जवाब दीजिएगा। तो आपको बताया जवाई बांध पाली में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, और बताओ फटाफट, उम्मेद सागर बांध भीलवाड़ा में, बजाज सागर बांध जोधपुर में नहीं है, याद रख लोगे। तो माई बजाज सागर बांध आपको बताया बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में है, ना कि जोधपुर में। ये सबसे लंबा है, 3.8 किलोमीटर का, रख लेना याद। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भेड़ की किस्म नहीं है? भेड़ की नस्ल नहीं है आपको बताना है। तो बर से बकरी, ब से बरबरी, ये भेड़ की नस्ल नहीं है, जबकि मगरा, चोकला, पुंगल, ये सब भेड़ की है। बरबरी किसकी है? बकरी की, छेड़ी की, जो हमारे आड़ोती में क्या बोलते हैं इसको, छेड़ी, बकरी की है, ठीक है दोस्तों। आपको भेड़ की कुछ नस्लें हैं उनके बारे में बता दूं। एक नस्ल है मालपुरी। मालपुरी नस्ल टोंक में पाई जाती है, मोटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इसके गलीचे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? गलीचे। एक जैसलमेरी भेड़ है, ये सर्वाधिक ऊन देती है। एक मारवाड़ी भेड़ है, ये जोधपुर में पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है ये राजस्थान में। उसके अलावा शेखावाटी प्रकार की भी एक आती है, इसके अन्य अन्य नाम हैं। शेखावाटी वाली बहुत बार पूछी जाती है।
शेखावाटी में जो पाए जाते हैं इसको बोलते हैं मेरिनो, चोकला या छापर। इनको भारत की मेरिनो भी बोलते हैं, चोकला, छापर भी बोलते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ है। उसके अलावा सोनाड़ी या चनोथर भी है एक, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, जिसके लंबे लंबे क्या होते हैं, कान होते हैं। एक होती है मगरा, जो कि बीकानेर में पाई जाती है, बीकानेरी चोकला इसको बोलते हैं। एक है पुंगल, जो कि बीकानेर में पाई जाती है। नाली जो है, नाली क्षेत्र यानी कि जो गंगानगर और मानगढ़ है ना, वहां पाई जाती है। एक है खेरी, ये पाई जाती है जोधपुर, सिरोही, पाली वगैरह में। एक है बांगड़ी, ये अलवर में पाई जाती है। तो ये 10 प्रकार की मैंने भेड़ें आपको बताई अलग अलग, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शेखावाटी वाली, जैसलमेरी, मारवाड़ी और मालपुरी। याद रखना, बहुत बार आता है। अगला प्रश्न, जोड़ा बनाए और दिए गए कूट का सही सुमेलित आपको करना है। चलो बताओ। तो काला हिरण बहुत बार मैंने बता दिया, ताल छापर। बाघ आपको बताया रणथंभौर, और पक्षी केवला देव। अरे आराम से सिंपल शौक होगो भाई, ये तो ना। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? तो दान का कटोरा भी इसी जिले को कहते हैं। ये उगाया जाता है श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा गेहूं, इसलिए इसको धान का कटोरा कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, बताना है आपको। निम्न में से सभी राजस्थान की रबी की फसलें हैं, तिलहन है, सिवाय किसको छोड़ के? आपको पता है रबी, रबी मतलब सर्दी वाली। बताओ फटाफट, जल्दी बता दो भाई फटाफट। आपको पता है तोर या सरसों, ये भी रबी की है। तारा मीरा, ये भी रबी की है। अलसी भी रबी की है। परंतु मूंगफली तो बरसात के दिनों में होती है ना भाई, ये तो खरीफ की है। खरीफ की फसल है ना मूंगफली, तो यहाँ ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रख लोगे। चलो अगले प्रश्न में फिर चलो। तो प्रश्न है अगला, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश का हिस्सा है चंबल में। कितना कितना? 50-50। रेशियो की बात करें तो 1-1 रेशियो का, मतलब 50-50% है। कुल कितनी बिजली बनती है? 336 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है कुल। 3 बांधों में होता है ये, कोटा बैराज में नहीं होता भाई। सबसे ज्यादा जो बिजली बनती है ना, वो राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में बनती है, 172 मेगावाट। और सर्वाधिक जल भराव वाला क्षमता वाला बांध पूछिए चंबल में, तो भी राणा प्रताप सागर। सर्वाधिक बिजली भी इसी में बनती है। इसके बाद दूसरे नंबर में सर्वाधिक बिजली बनती है वो गांधी सागर में बनती है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है ये बांध। इसकी ऊंचाई है 62 मीटर। उसके बाद एक और बांध आता है जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा में है। इसमें 99 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन होती है। फिर एक आता है कोटा बैराज, इसमें कोई बिजली नहीं बनती है, ये पेयजल और सिंचाई के लिए काम में आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? चमड़ा आधारित उद्योग है जयपुर और जोधपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में मिट्टी यानी कि टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? बताना है आपको कि राजस्थान में मिट्टी यानी कि जो टेराकोटा है कि मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा मोलेला। क्या हो जाएगा? मोलेला, जो कि राजसमंद में है। ये प्रसिद्ध जगह है दोस्तों टेराकोटा के लिए। और आपको एक और चीज याद रखनी है, यदि आपसे पूछ रहे लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है उदयपुर। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराती है? ये भी आपको पता होगा, रिको। क्या है? कौन सी संस्था है जो उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है? रिको। रिको की फुल फॉर्म भी आ जाती है कहीं ना कहीं बार, कभी देखे एग्जाम का माइंड वाइंड खराब हो, दिमाग खराब हो रखा हो, ठीक है, उसकी लुगाई लड़ गई हो उससे, मान लो एग्जामिनर से, तो उसका मूड खराब हो गया और रिको की फुल फॉर्म पूछ लिया तो आपसे, तो रिको की फुल फॉर्म भी याद कर लो। तो इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है,
याद रख लेना। हाँ, अगला प्रश्न, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बताओ। राजस्थान का दूसरा पूछा गया है, कोई विद्यार्थी को पता हो कि पहला कौन सा है तो कमेंट कर दी होगा भाई, कर दो ना फटाफट कमेंट। आपको क्लास कैसी लग रही है? अरे बताओ, राजस्थान के सभी मेरे भाइयों और बहनों और दूसरे राज्य के भी सभी भाइयों बहनों, बता दो फटाफट। हाँ बताओ फटाफट, किसी को मेरी क्लास से कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई फटाफट। हाँ, तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा सौर पार्क है नोक जैसलमेर वाला। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा है नोक जैसलमेर में। परंतु पहला कौन सा है? सवाल फिर यही उठता है, यह है बड़ला। कौन सा? बड़ला। कहां पर पड़ता है बड़ला? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, रख लोगे याद। पहला बड़ला जोधपुर, दूसरा नोक जैसलमेर। अगला प्रश्न आपके लिए, चलो बताओ फटाफट इसका आंसर। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यानी कि फर्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कौन सी है? तो यह है दोस्तों भामाशाह योजना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? है आपको पता है जयपुर की जनसंख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। अगला प्यारा सा प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया, आपको बताना है। तो ऐसे 6 पहाड़ी दुर्ग है जिनको शामिल किया गया था, यानी कि 6 दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग क्या 6 दुर्ग है ना। ठीक है, कौन कौन से तो याद रखने की ट्रिक है, चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम कैसे याद रखोगे सर? चीकू गाजर क्या है? काय बेच रहे हो आप? चीकू गाजर और आम कौन कौन लेगा? किसी को इनमें से कोई चीज पसंद है तो भाई साहब ले लो। चीकू लेना है किसी को गाजर लेनी है, किसी को आम लेना है तो बताओ। 6 दुर्ग, 6 अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो गए और 6 हो गए। ठीक है, 6 अक्षर हो गए। चीप और चित्तौड़गढ़, कूप और कोमलगढ़, गप और गागरोन, जयपुर और जैसलमेर, रैप और रणथंभौर, आप और आमेर होगा। तो ये 6 दुर्ग है भाई साहब। अब 6 के अलावा इसमें कौन सा नहीं दिख रहा? तारागढ़ नहीं दिख रहा मुझे, तो सब दिख रहा है। और रणथंभौर, ये रहा रणथंभौर, चित्तौड़, ये रहा चित्तौड़, ये रहा कुंभलगढ़। ठीक है, दिक्कत हो गया काम। चलो भाई, याद करवा दिया मैंने सारा आपको। कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कानड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? पद्मनाभ के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के जो महीने सम्मिलित नहीं है? बताओ फटाफट। तो आपको पता होगा दोस्तों, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन के माह में लगता है, पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में ना लग करके भादवा की शुक्ल द्वितीया को लगता है। भादवा में लगता है भाई, शुक्ल द्वितीया से लेकर के भादवा की शुक्ल दशमी तक। इनका यहाँ एक पंथ भी चलता है जिस पंथ का नाम है कामड़ पंथ। और एक यहाँ नृत्य होता है जो बहुत प्रसिद्ध है, 13 ताली नृत्य। ठीक है, बाबा रामदेव जी के जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है 24 बाणियां और इनके प्रमुख मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर, मसूरिया जोधपुर और बिराठिया अजमेर और सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़। इनके ये प्रमुख मंदिर है, जिनमें से सबसे प्रमुख मंदिर है रामदेवरा जैसलमेर। अगला प्रश्न, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जानते हैं? स्नेक चार्मर डांस के नाम से किस नृत्य को जानते हैं? तो वह जानते हैं कालबेलिया। स्नेक, स्नेक मतलब सांप, सांप वाला डांस भाई साहब। स्नेक, स्नेक सांप को ही तो बोलते हैं, तो कालबेलिया से संबंधित है। सांप होगा तो बिल्कुल हो गया काम। दोस्तों आपको पता है कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने विश्व अमृत सूची में शामिल कर लिया था। अमृत सूची में इसको प्रसिद्ध दिलाने के लिए कौन थी डांसर? तो वो थी गुलाबो सपेरा। ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न, निम्न में से सभी सेलिया डूंडाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय छोड़ करके? डूंडाड़ में आती है, किसको छोड़ के बताओ? डूंडाड़ मतलब जयपुर के आसपास का मामला। देखो आमेर भी आती है, उनियारा भी आती है, जयपुर आती है, पर मुंदी नहीं आती है।
बूंदी नहीं आती है भाई साहब, बूंदी तो हाड़ौती में आती है। अगला प्रश्न, पापू जी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पापू जी की फड़ सुनाते हैं तब किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं रावण हत्ते वाद्य यंत्र का प्रयोग। जबकि आपको पता होगा दोस्तों, भगवान देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? तो वो उपयोग करते हैं जंतर का। जंतर नामक एक जो वाद्य यंत्र होता है उसका उपयोग करते हैं गुर्जर भोपे। और गोगा जी के जो भोपे हैं वो डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। गोगा जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? डेरू नामक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराट नगर से जाना जाता था, पर पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? यह आपको आराम से पता होगा, बेराट के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? स्टेप ऑफ वेल्स किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। आपको पता होगा बूंदी में बहुत अच्छी अच्छी बावड़ियाँ है, क्यूट क्यूट सी वाली, जिनका नाम मैं बता देता हूँ। एक है अनारकली, कौन सा नाम है? देखो नाम तो देखो आप गजब का, अनारकली बावड़ी है, नादर दूस बावड़ी है, दाबाए की बावड़ी है, रंडी की बावड़ी है, ठीक है, गुल्ला गुलाब की बावड़ी है, नागर सागर कुंडी की बावड़ी है यहाँ पर, और रानी जी की बावड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अनारकली की बावड़ी, ये दो तो बहुत बार आती है। उसके अलावा बावल देवी की बावड़ी और काकी जी की बावड़ी, तो ये 9 बावड़ियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है माउंट आबू में। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में। ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बीकानेर में। मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जैसलमेर में। मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाते हैं? जोधपुर में। और मीरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो चित्तौड़ में। तो ये कुछ महोत्सव है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो जयपुर में। ऐसे महोत्सव याद रखो, काम आएंगे आपके लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान में तिलपट्टी के लिए प्रसिद्ध स्थान। किसी को तिलपट्टी खानी है भाई, किसी की प्रसिद्ध है तिलपट्टी खाना, मजा आता है आपको तिलपट्टी खाने में, तो खाना है आपको, तो आपको जाना पड़ेगा ब्यावर में। कहाँ जाओगे तिलपट्टी खाने के लिए? ब्यावर में। अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजते हैं? तो पापू जी को जो है ऊंटों के देवता के रूप में पूजते हैं। इनका प्रमुख स्थान है कोलूमंड जोधपुर, और इनको जाना जाता है गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, इनके नाम। और यह भी कहा जाता है कि जो पापू जी थे वो लक्ष्मण जी के अवतार थे, और इनकी जो घोड़ी था उनका नाम था केसर कालमी, जो कि देवल चारणी से लेके आए थे, और इनका जो चिन्ह था वो भाला है। इनके पिता का नाम धांधल जी है, माता का नाम कमला दे है, और पत्नी का नाम है सुप्यार दे। और पुस्तक है इनकी बापू प्रकाश आशा मोड़ जी। ठीक है, याद रख लोगे। चलो भाई आगे चलते हैं। अब पंडित जसराज गायकी से संबंधित है। पंडित जो जसराज है उनका कौन सी गायकी से संबंधित है? तो इनका संबंध है मेवाती से। किससे? मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज जी का। रख लोगे याद। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? तो जवाब हो जाएगा मेवाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इनमें मेवाड़ी बोली जाती है। और मारवाड़ जो जोधपुर वगैरह क्षेत्र इनमें मारवाड़ी बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, दमना एक गहना है जो पहना जाता है। दमना एक प्रकार का गहना है जो पहना जाता है उंगली में। कहाँ पर? दमना एक प्रकार का गहना है जो उंगली में पहना जाता है। रख लोगे याद। दोस्तों मेरी एक बात याद रखना,
अभी 4th क्लास की टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपये में मिल रही है। जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है भाई क्लास को अंत तक देख लेना, मैं सारी जानकारी बता दूंगा। देखो मेरा भी आजकल वैसे पढ़ाने उठाने का मन नहीं है, परंतु दिल पे पत्थर रख करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसे समझो। मन नहीं है फिर भी आप लोगों को जी जान लगा करके शानदार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ यार बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे क्लास को। क्या करें एक बात बताओ, आप लोग जो सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हमारा कैसे मन करेगा यार बताओ आप पढ़ाने का। हमको भी तो लाड प्यार मिलेगा तभी हम पढ़ाएंगे ना। निम्न में से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके जो वर्ष और सही जोड़े हैं वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो आपको पता है अचलेश्वर शिलालेख 1285 का है, कोमलगढ़ शिलालेख 1460 का है। तो 1 और 3 सही है, ये वाला सही है, ठीक है। जबकि दिलवाड़ा का शिलालेख है ना, ये गलत है। दिलवाड़ा का शिलालेख 1434 ईस्वी का। कब का? 1434 ईस्वी का है। अगला प्रश्न, निम्न युद्धों को ध्यान रखकर उनके कालक्रमानुसार बताइए। यानी कि कालक्रम के अनुसार आपको बताना है इन युद्धों के बारे में। तो आपको पता होगा तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध आपको पता है 1152 में। पहला युद्ध 1191 में। किस किस के मध्य? पृथ्वीराज व मोहम्मद गौरी के मध्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 17 मार्च 1527 को हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। अब देखो आप ही मिलान कर लो, देखो सबसे पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यानी कि 3, 2 और 1 कौन से ऑप्शन में? तो ये रहा, ठीक है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनवाया गया? चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया? महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ बनाया था, जो कि 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला जो है एक स्तंभ है जो किस देवताओं को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भारतीय मूर्तिकला का जो इसको विश्व कोश कहते हैं, अजायब घर करते हैं मूर्तियों का, यह इसका नाम है। विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। इसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके वास्तुकार थे जेता, नापा, पोमा, पुंजा। ये 122 फीट क्या है? ऊंचा है। मीटर में बात करें तो 37 मीटर ऊंचा है। इसको बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था उस जमाने की बात करें तो। इस जमाने की तो पता नहीं कितना खर्चा आ जाए भाई, ठीक है। और इस विजय स्तंभ में एक और चीज है इंपॉर्टेंट, 1949 में इस इमारत पर डाक टिकट जारी हो गया था। दूसरी बात और याद रखो, इस विजय स्तंभ में तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। अल्लाह शब्द इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया था। अगला प्रश्न, भरतपुर शहर की स्थापना की थी? भरतपुर शहर की स्थापना की थी महाराजा सूरजमल जी ने। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की? जवाब होगा करौली में। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 का संग्राम कहां से शुरू हुआ था? नसीराबाद, अजमेर से शुरू हुआ था। 28 मई 1857 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। रख लोगे याद। 6 छावनियां थी उस समय। कितनी छावनियां थी? 6। 2 ऐसी छावनियां थी जहां पर कोई आंदोलन नहीं हुआ, ब्यावर और खेरवाड़ा। दोस्तों आपको बता दूं, ये तो नसीराबाद अजमेर में सबसे पहले विद्रोह शुरुआत हुई 28 मई 1857 को। दूसरी बात मेरी ध्यान से सुनना, इसके बाद शुरुआत होती है नीमच और देवली का विद्रोह होता है 3 जून 1857 को, हीरालाल और मोह अली बेग की नेतृत्व में। उसके बाद तीसरी छावनी आती है एरिनपुरा छावनी। इसने शुरुआत की थी 21-23 अगस्त 1857 को। इसका नेतृत्व कर रहे थे मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम। कोटा कोई छावनी नहीं थी, परंतु यहाँ आंदोलन हुआ था ऐसे ही।
ये 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर भड़क गया था आंदोलन। जनता ने आंदोलन कर दिया था, किसके नेतृत्व में? जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में। फिर एक धौलपुर में विद्रोह होता है 27 अक्टूबर 1857 को, इसका नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल जी और रामचंद्र जी। ठीक है, इतनी सारी बात याद रख लो। अगला प्रश्न, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की। जवाब हो जाएगा गोपाल सिंह करवा और केसरी सिंह बारट। अगला प्रश्न, ट्रेंच कमीशन संबंधित है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। आपको पता होगा गोविंदपुरा जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? ये बेंगू किसान आंदोलन में हुआ था 13 जुलाई 1923 में, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक धाकड़ किसान जो है शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न, राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोविंद गिरी जी ने। किसने की थी? संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी जी ने की थी 1883 में। ठीक है मित्रों, याद रख लोगे। चलो प्रश्न अगला, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। यह लगातार कब से मनाया जा रहा है? 30 मार्च 1949 से लगातार मनाया जा रहा है, जब से वृहत राजस्थान बना था अपना। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और सही कालक्रम के अनुसार आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। तो आपको पता होगा दोस्तों, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल बना 1931 में, जिसकी गठनकर्ता थे जमनालाल बजाज, अध्यक्षता की थी कपूर चंद पाटनी ने। फिर से इसका एक बार स्थापना और होती है 1936 में, जिसके अध्यक्ष गठन भी किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। उस समय अध्यक्षता कपूर चंद पाटनी ने ना करके चिरंजी लाल मिश्र ने की थी। दूसरा नंबर आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि इस क्वेश्चन से पता चल रहा है, क्या बताओ? फिर किशनगढ़ की हुई थी। किसकी हुई थी? फिर किशनगढ़ की हो गई थी। किशनगढ़ की कब हुई थी? 1939 में। किसने की थी? कांतिलाल छोतानी ने, अध्यक्षता भी और गठनकर्ता भी। फिर बने थे बांसवाड़ा वाला, कब? 1945 में। इसकी गठनकर्ता थे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और अध्यक्षता की थी विनोद चंद्र कोठारी ने। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। अगला प्रश्न, कु संबंधित है। कु किनके घरों को कहते हैं? बताओ। भीलों के घरों को, भीलों के जो घर होते हैं ना, कपड़ों को नहीं भाई, भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, उनको कहते हैं कु। अगला प्रश्न, देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ करने वाले राजस्थान राज्य कौन सा राज्य था? सबको पता है प्रथम राज्य था। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है। जवाब हो जाएगा नारी सशक्तिकरण से। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता ही है, तो जयपुर शहर प्रसिद्ध है रत्न बाजार के रूप में। अगला प्रश्न, मिलान करो। इधर दे रखा है पशु प्रजनन केंद्र, इधर दे रखे है नस्ल। तो आपको पता है डग जो है नस्ल है मालवी, और चांदन है थार पार्क, नौर है राठी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है झुंझुनू। क्या है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, ऐसी आशा हम करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। आपको पसंद क्लास नहीं आई है तो आप, मेरे नंबर है 80 58 59 87 08 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हो कि आपकी क्लास में ये कमी है सर, थोड़ा मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और जिनको क्लास अच्छी लगी है, प्यारे प्यारे कमेंट क्लास के नीचे कर दो और क्लास को शेयर कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस लगा देना। आज व्हाट्सएप स्टेटस लगा के मुझे इस नंबरों पे स्क्रीनशॉट चाहिए कि कौन कौन विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट लगा, मतलब स्टेटस लगाया है, फेसबुक में लगाया हो, चाहे
इंस्टाग्राम में लगाया हो, चाहे टेलीग्राम पे शेयर की हो, या व्हाट्सएप स्टेटस लगाया हो, जो भी लगा रहा है भाई, है ना। आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन ऐसा विद्यार्थी है जो आज स्टेटस लगा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शेयर कर रहा है। आज देखना चाहता हूं वाकई में जो बच्चे आज पढ़ना भी चाहते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना चाहते हैं दिल से, यदि सच में आपका मन है तो मुझे अच्छा लगेगा कि कौन कौन विद्यार्थी है जो ये काम कर रहा है। मैं कल उसका क्लास में नाम लूंगा कि कौन कौन विद्यार्थी ने ये काम किया। कल क्लास के अंत में उन सभी विद्यार्थियों का नाम लिया जाएगा, ठीक है ना। ये अपना वादा है आप लोगों से। जो जो लगाएगा, जो जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा, रोज उसका नाम लिख करके लिस्ट चिपकाई जाएगी इसके वीडियो के लास्ट में। धन्यवाद मित्रों। अब जो है आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। चलो टेस्ट सीरीज के बारे में जान लो। दोस्तों आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको क्या सर्च करना है, स्टडी IQ अकेडमी, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो जाके ये सर्च करना और ऐसा लोगो दिख जाएगा तो डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल कर लेना। जिसे इंस्टॉल करोगे ना मित्रों आप, है ना, तो आपको दिखेगा यहाँ पर रजिस्टर या लॉगिन। तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे ना दोस्तों, तो यहाँ अपना नाम लिख देना है, यहाँ अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, मतलब जो जीमेल आईडी होती है ना उसको लिख देना। फिर यहाँ अपने पासवर्ड में आप अपने अनुसार कुछ भी डाल सकते हो, ईमेल आईडी वाले नहीं, कुछ भी डाल सकते हो, है ना। यहाँ अपना राज्य डाल देना, यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक कर देना। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्लास बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और ये टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना। जिसे यहाँ क्लिक करोगे ना दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है बाय नाउ, 4th क्लास टेस्ट सीरीज 149 रुपये में बाय नाउ लिखा हुआ है। तो बाय नाउ पे क्लिक करना, आप लोग कर लोगे ना। आप बाय नाउ पे क्लिक जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन पे ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा लिखा आएगा, इस पर भी क्लिक कर देना, ठीक है मित्रों। फिर आगे लिखा आएगा पे ऑनलाइन, तो पे ऑनलाइन कर देना। तो दोस्तों इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी मात्र 149 रुपये में। बताओ इतनी प्यारी टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ है इस टेस्ट सीरीज में, शायद आपने कभी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं देखी होगी। 200 टेस्ट पेपर है, हर टॉपिक का टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, हर एक टॉपिक का। राजस्थान जीके, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सब के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। प्लस जो नया पैटर्न है उसके आधार पर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा दोस्तों, मजे के साथ। बहुत शानदार मामला है, मजा आ जाएगा। डेली शाम को क्लास लो और ये टेस्ट सीरीज लगाओ, भाई साहब मजा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा आपका, इतना बात जानता हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से कल नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।